मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज आदर्शवाद पे चर्चा के लिए आपके साथ आए हैं। आदर्शवाद आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है। आइडियलिज्म आइडियलिज्म IDEALISM आइडियलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को, व्यक्ति को एक साथ लेके चलती है। आदर्शवाद का मानना है कि राज्य के मानसिक स्थिति का, मनोवृत्ति का, आंतरिक चेतना का विराट रूप है राज्य। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, बनाई हुई संस्था नहीं है। एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, मानव मस्तिष्क का विराट रूप है, मानव अभिव्यक्ति की विराट रूप है, मानव मनोवृत्ति का, मनोभाव का, चेतना का विराट रूप है, मानव चेतना का। प्लेटो ने कहा था कि राज्य चट्टान नहीं, पहाड़, नदियां नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क का उच्चतम स्वरूप है। मानव मस्तिष्क का उच्चतम स्वरूप है, मानव मस्तिष्क का विराट स्वरूप है। उनका मानना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, मानव मनोवृत्ति का, मनोभाव का, चेतना का एक व्यापक रूप है। मनुष्य और राज्य में कोई विरोध नहीं है। मनुष्य उसी राज्य का एक छोटा सा अंश है। दोनों में कोई विरोध नहीं है। सावयव एकता का सिद्धांत कि दोनों एक हैं। इसे शरीर और अंग में कोई विरोध नहीं है, उसी तरह से मनुष्य और राज्य में कोई विरोध नहीं है। इसने राज्य को एक नैतिक संस्था माना, उच्चतर संस्था माना, विराट संस्था माना, सर्वव्यापी संस्था माना, सर्वशक्तिमान माना, और उसी की आज्ञा पालन में मनुष्य का जीवन निहित है। मनुष्य अगर अपनी संपूर्ण उच्चता को प्राप्त करना चाहता है तो राज्य के सर्वशक्तिमान स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें अपने आप को पूरा लीन कर देना चाहिए, अपने आप को पूरा उसमें डुबो देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का ही व्यापक स्वरूप है राज्य। यह न तो मानव निर्मित है, न समझौते से हुआ है, बल्कि मानव मस्तिष्क का विराट स्वरूप है। उसकी अभिवृत्तियों का, उसकी आंतरिक शक्तियों का, उसकी आंतरिक चेतना का, उसके आंतरिक अभिव्यक्ति का, उसके अंतःकरण का विराट रूप है, मनोवृत्ति का विराट रूप है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को स्वाभाविक संस्था मानती है, नैतिक संस्था मानती है, आध्यात्मिक संस्था मानती है, और मानव मस्तिष्क का विराट स्वरूप मानती है, मानव चेतना का, मानव नैतिकता का विराट स्वरूप मानती है। तो अब सवाल उठता है कि ये विचारधारा का कैसे कैसे विकास हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, थोड़ी इस पर चर्चा हो जाए। तो इस विचारधारा की जो शुरुआत हुई वो विधिवत रूप में सबसे पहले प्लेटो के द्वारा हुई। प्लेटो आदर्शवादियों के पिता हैं, द फादर ऑफ आइडियलिस्ट। आदर्शवादियों के पितामह हैं, पिता है, फादर है, जिन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना, मानव मस्तिष्क का विराट स्वरूप माना, मानव मस्तिष्क का उच्चतम स्वरूप माना। आगे चल के उनके शिष्य अरस्तु ने भी मनुष्य को राज्य को एक नैतिक संस्था माना, और राज्य का कहा अरस्तु के अनुसार कि राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए आया है, सज्जीवन के लिए आया है, और नैतिक जीवन उसका ध्येय है। राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए आया है और नैतिक कल्याण, नैतिक जीवन उसका लक्ष्य है। तो अरस्तु ने भी राज्य को एक नैतिक संस्था माना।
धीरे धीरे विचारधारा बाद में चल के थोड़ा प्रभावित रही और 17वीं शताब्दी में यह विचारधारा पुनः बड़े ही जोर शोर से सामने आई और इस विचारधारा के आधुनिक पितामह हैं, आदर्शवाद के आधुनिक जनक, आदर्शवाद के आधुनिक प्रणेता इमैनुअल कांट, जर्मनी के कांट। लेकिन इस विचारधारा को गति मिला रूसो के चिंतन में। रूसो ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना और कहा व्यक्ति का नैतिक विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का वास्तविक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत है, राज्य के माध्यम से है। फिर बाद में फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस विचारधारा को बड़ा बल मिला और जर्मन इस विचारधारा की बड़ी प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया। जर्मन कांट भी जर्मन से, हीगल के रूप में यह बहुत ही विस्तारित हुआ। हीगल का मानना था कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, सर्वशक्तिमान है, मनुष्य को उसके हर तरह के आदेशों का आंख मूंद के पालन करनी चाहिए। जर्मन आदर्श स्कूल एक बड़ा ही केंद्र बिंदु बना। चूंकि उस समय तक जर्मन फ्रांसीसी राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन स्वयं जर्मन एक एकीकरण के रूप में स्वरूप में सामने नहीं आ पाया था, जबकि वहां राष्ट्रवाद की लहरें उबाल ले रही थी, उफान ले रही थी। ऐसे में जर्मन लोगों को आदर्शवाद की विचारधारा ही संतुष्ट कर सकती थी, उनको आत्मीयता प्रदान करती थी, संतुष्ट प्रदान कर सकती थी, उनके मन को वास्तविक स्वरूप दे सकती थी आदर्शवादी विचारधारा। वह राज्य को अपना सब कुछ मानने के लिए तैयार थे। फिर यह विचारधारा का प्रभाव ब्रिटेन में पड़ा। ग्रीन बोसांके ऑक्सफोर्ड इसका केंद्र बिंदु बना। बस दोनों में अंतर प्रमुख रूप से यह था कि जर्मन उदारवाद उग्रवादी, जर्मन आदर्शवाद उग्र आदर्शवाद के रूप में था और ब्रिटिश आदर्शवाद उदार के रूप में था, उदार आदर्शवाद। और दोनों में अंतर यह है, कांट, हीगल और ग्रीन में मुख्यतः जो अंतर रहा, ग्रीन ने उसको उदार बना दिया। वो अंग्रेजी जो स्वभाव है, अंग्रेजी जो विचारधारा है, उसका प्रभाव ग्रीन के चिंतन पे पड़ा और ग्रीन ने इसको उदार स्वरूप दिया और उसे बहुत सारा परिवर्तन भी किया। ग्रीन ने उसे उदार बनाया। तो ये आदर्शवाद की इतिहास की यात्रा रही। तो इस तरह से हम देखें तो आदर्शवाद एक नैतिक संस्था के रूप में बड़ा ही प्रमुख रहा, राज्य को एक नैतिक संस्था माना। अब हम चलते हैं इसके सिद्धांत पे। तो आदर्शवाद का पहला सिद्धांत है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य कोई भौतिक नहीं, निर्मित नहीं, मानव निर्मित नहीं, बल्कि एक नैतिक संस्था है, नैतिक कल्याण के लिए आया है। अरस्तु ने कहा कि सद्जीवन के लिए राज्य आया है और नैतिक कल्याण इसका लक्ष्य है, नैतिक कल्याण। ग्रीन ने भी कहा कि राज्य का कार्य व्यक्ति के नैतिक मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करना है। राज्य कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि डाला उसमें निकाल दिया क्लीन करके, ड्राई क्लीनर्स नहीं है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे वह शिक्षा हो, अज्ञानता हो, रूढ़ियां हो, जो भी हैं बाधाएं, उनको दूर करे। तो राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। अगर राज्य व्यक्ति के लिए बल प्रयोग करता है तो कोई बात नहीं। ग्रीन ने कहा कि राज्य का बल प्रयोग करना इस नाते है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाए।
तो राज्य वैसे ही संबंध है जैसे अंग और शरीर का है। साथ ही राज्य का कोई व्यक्ति से कोई विरोध नहीं, व्यक्ति का राज्य से कोई विरोध नहीं। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति साधन है। और इस नाते राज्य के हर आदेश का पालन इस नाते करना चाहिए क्योंकि राज्य का स्वरूप विराट है और उसके मनुष्य के उसके आज्ञा पालन में ही उसका स्वरूप निश्चित है। दोनों में कोई विरोध नहीं है। शरीर का अंग से क्या विरोध हो सकता है? तो राज्य मनुष्य का शरीर है, व्यक्ति उसका अंग है, दोनों में कोई विरोध है ही नहीं। बल्कि अगर व्यक्ति को लगता भी है कि राज्य गलत कर रहा है, तब भी आंख मूंद के उसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि उसी में उसकी भलाई है, उसी में उसका कल्याण है। अगला इनका सिद्धांत है कि राज्य का अपना लक्ष्य एवं व्यक्तित्व। राज्य का अपना लक्ष्य है, अपना व्यक्तित्व है। राज्य व्यक्ति का विराटतम स्वरूप है, सर्वशक्तिमान स्वरूप है, उत्कृष्ट स्वरूप है, उच्चतम अवस्था है। उसका अपना व्यक्तित्व है, अपना जीवन है और व्यक्ति के लिए कल्याणकारी यही है कि उसे उसके आदेशों का पालन करे, उसमें अपने आप को विलीन कर ले। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य इच्छा रूसो का सिद्धांत है कि मनुष्य में दो तरह की इच्छाएं हैं, यथार्थ इच्छाएं, आदर्श इच्छाएं। यथार्थ इच्छा जो गलत काम, चोरी बेईमानी ठगी कराती है। आदर्श इच्छा जो मनुष्य के अंदर नैतिकता और सामाजिक कल्याण की बात करती है। और सारी आदर्श इच्छाएं मिलकर के सामान्य इच्छा बनती हैं और सामान्य इच्छा के अनुसार शासन संचालन होगा। सामान्य इच्छा सर्वव्यापी होगी, निरंकुश होगी, उसके अधीन शासन करना है क्योंकि सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा सबके आदर्श इच्छाओं का योग है। तो सामान्य इच्छा के अनुसार शासन संचालन होगा। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व राज्य करता है, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और सामान्य इच्छा सभी के आदर्श इच्छाएं हैं। इस नाते सामान्य इच्छा को सबको पालन करना चाहिए। अगला आदर्शवाद का मानना है कि राज्य बाह्य और आंतरिक दृष्टि से सर्वशक्तिशाली है। आंतरिक शक्तिशाली है, जितना उसके अंदर संस्थाएं, व्यक्ति, समुदाय हैं, सब में सर्वशक्तिशाली है। और बाह्य दृष्टि से राज्य स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है। वह किसी भी राज्य के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। वह सर्वशक्तिशाली है। कोई उसके ऊपर ना आंतरिक न बाह्य उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। रूसो ने कहा कि अगर राज्य कोई बल प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति की ही आदर्श इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की ही आदर्श इच्छाओं का। मान लीजिए चोर को राज्य दंड देता है, तो जो दंड मिल रहा है, वो दंड के जो कानून बनाए गए हैं, जो व्यवस्था बनाई गई, उसमें उस चोर के भी आदर्श इच्छा शामिल है। यानी उसकी ही इच्छा उसे दंडित कर रही है समाज हित में। तो चोर को उस दंड को स्वीकार करना चाहिए बिना किसी झिझक की, ना किसी बाधा के, क्योंकि उसके जो सामान्य इच्छा शासन संचालन कर रही है, वो सामान्य इच्छा सभी के आदर्श इच्छाओं का योग है। चोर के भी आदर्श इच्छा का योग है, यानी चोर की भी आदर्श इच्छा उसमें मिली हुई है। तो जब चोर की भी आदर्श इच्छा मिली हुई है तो उसे उसके हर आदेश का पालन करना चाहिए। ग्रीन का मानना है कि राज्य उत्पीड़न करके अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है तो राज्य कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता है। ग्रीन का मानना है कि राज्य उत्पीड़न करके अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है तो राज्य कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता है। राज्य कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता है। इस नाते राज्य को चाहिए कि वो नैतिक कल्याण के लिए कार्य करे और राज्य का कार्य ही है नैतिक कल्याण करना। राज्य नैतिकता के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को दूर करता है। अगर वो कानून भी बनाता है तो लोगों का उससे फायदा है। ग्रीन कहा था कि मान लीजिए विद्यार्थी के लिए राज्य कानून बनाता है कि आपको इतने समय आना है, पढ़ना है, परीक्षा देनी है, तो इससे राज्य ऐसा करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को, विद्यार्थी के व्यक्तित्व को बढ़ा रहा है। राज्य यदि सड़क का कानून बना रहा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ रहा है, उससे दुर्घटनाएं नहीं होंगी। अगर राज्य ऐसा ना करता तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो अगर खुला छोड़ देगा तो पतन हो जाएगा। यानी राज्य जो कानून बना रहा है वो व्यक्ति की ही इच्छाओं का योग है, समुच्चय है, उच्च अवस्था है। इस नाते व्यक्ति को उन राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए और राज्य के कानूनों का पालन का जो आधार है वो इच्छा है, शक्ति नहीं। अगला, मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में। मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में मानव जितना ज्यादा राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा उतनी उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी। ग्रीन ने राज्य के कार्य को सकारात्मक रूप लिया है। सकारात्मक का मतलब जितना राज्य हस्तक्षेप करेगा
उतना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी। जितना ही राज्य हस्तक्षेप करेगा उतना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी। राज्य कानून बना के व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। तो बारकर का मानना है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है और स्वतंत्रता में अधिकार के भाव निहित हैं और अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। यानी मनुष्य के का नैतिक कल्याण, हर तरह का कल्याण राज्य में ही है। उसकी स्वतंत्र, जितना वह राज्य की आज्ञाओं को मानेगा उसकी स्वतंत्रता उतना ही बढ़ जाएगी। तो अच्छा है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन किया जाए, उसी में उसका नैतिक कल्याण है, हर तरह के कल्याण है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, यह मानना है आदर्शवादियों का कि अगर राज्य जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत हैं उनका कोई मतलब नहीं है, अन्य जो अधिकार हैं उनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ अधिकार वही है जिस पे राज्य मुहर लगाता है। और राज्य जो बनाए वही कानून, जो राज्य जो कहे वही अधिकार, राज्य जो मुहर लगाए वही सब कुछ। तो राज्य अधिकारों का जन्मदाता है क्योंकि अधिकारों के लिए आवश्यक है कि उनकी रक्षा सुरक्षा हो। यदि कोई उल्लंघन करे, उसकी कोई व्यवस्था ना हो, अधिकार रह के ही क्या करेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर चलिए हम अधिकार मान भी लें थोड़ी देर के लिए, तो कोई उल्लंघन करता है तो उसका रक्षा सुरक्षा कौन करेगा उससे। तो राज्य जब अपनी मुहर लगा देता है और राज्य चूंकि सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, उत्कृष्ट है, उच्च स्थिति है, कोई उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे, आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। तो जब वो मुहर लगा देगा अधिकारों पर तो कोई उल्लंघन करेगा तो उसको दंड मिलेगा। यानी राज्य अधिकारों का जन्मदाता भी है, रक्षक भी है। नैतिक एवं राजनीतिक एवं नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं। विशेष रूप से इमैनुअल कांट का मानना है, कांट का मानना है कि जो राजनीतिक कर्तव्य हैं वही नैतिक कर्तव्य हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई चीज राजनीतिक दृष्टि से खराब है तो नैतिक दृष्टि से भी खराब होगी, और नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है तो राजनीतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होगी। ये मानना है जर्मन आधुनिक आदर्शवाद के जो जनक हैं इमैनुअल कांट का, कांट साहब का। तो इमैनुअल कांट जी मानते हैं कि राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है, जो राजनीतिक कर्तव्य हैं वही नैतिक कर्तव्य हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आदर्शवाद की आलोचना। तो पहला कि आदर्शवाद की जो विचारधारा है वह यथार्थवादी नहीं है, ये केवल आदर्श है, बस चिंतन है, हवा हवाई विचारों तक का जगत है, कोई इसका यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसके आलोचक कहते हैं कोई इसका यथार्थ स्वरूप नहीं, वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। दूसरा, आलोचना में कहा जाता है कि व्यक्ति साध्य नहीं है, व्यक्ति तो खुद व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति साधन है, ये गलत है। व्यक्ति के लिए ही राज्य बना है, व्यक्ति के लिए ही समाज बना है, व्यक्ति के लिए सब कुछ बना है, तो व्यक्ति है साध्य। आदर्शवादियों का यह मानना कि व्यक्ति साधन है, गलत है, बल्कि व्यक्ति स्वयं एक साध्य है और राज्य और समाज साधन है। यह आदर्शवाद की दूसरी आलोचना है। आदर्शवादियों की एक आलोचना है कि राज्य का पृथक व्यक्तित्व नहीं, राज्य का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, वह व्यक्ति के ही व्यक्तित्व में उसका व्यक्तित्व है, व्यक्ति के ही कल्याण में उसका कल्याण है। तो राज्य को हम उच्चतम संस्था कैसे मान लें, उसका व्यक्तित्व अलग से कैसे मान लें। अगला आलोचना है राज्य को सर्वशक्तिमान मानना ठीक नहीं। आदर्शवाद के आलोचक कहते हैं कि यदि राज्य को सर्वशक्तिमान मान लेंगे तो ठीक नहीं, इससे पूरी दुनिया में एक होड़ मच जाएगी अपने आप को शक्तिशाली बनाने की। अंतरराष्ट्रीयतावाद को बड़ा कुठाराघात होगा। हर राज्य अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाएगा, एक संघर्ष की स्थिति होगी, भयावह स्थिति होगी। तो राज्य को सर्वशक्तिमान मानना ठीक नहीं है। राज्य इससे तो राज्य हर तरह से अत्याचार करेगा, जब मनमानापन करेगा, लोगों के अधिकारों का दमन करेगा, निरंकुश हो जाएगा,
ये ठीक नहीं है। ना तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ठीक है, ना राज्य के अंदर ठीक है। ये दोनों जगह ठीक नहीं है। इस नाते विचारधारा ठीक नहीं। अगला इनकी आलोचना है स्वतंत्रता का दोषपूर्ण सिद्धांत। इनका ये कहना कि स्वतंत्रता राज्य के कानूनों के पालन में है, गलत है। यह तो मनुष्य की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा कुठाराघात है। तब तो राज्य मनमानीपन करेगा, राज्य हर चीज में नियम बना देगा, मनुष्य के जीवन को, चिंतन को बर्बाद कर देगा, मनुष्य की स्वतंत्रता को, मनुष्य के जीवन को कठपुतली बना देगा। राज्य का एक पूर्जा बन के रह जाएगी। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो राज्य ही स्वतंत्रता का परिचायक है, ये ठीक नहीं है, ये दोषपूर्ण सिद्धांत है। हाबहाउस का मानना है, हाबहाउस का मानना है कि यह सिद्धांत कि कानून की अनुरूपता में ही स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का वास्तविक निषेध है। यह सिद्धांत कि कानून की अनुरूपता ही स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता का निषेध है, अर्थात कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है, यह ठीक नहीं है। अगली आलोचना है कि नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य एक नहीं। इनके जो आलोचक हैं वो कहते हैं नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य एक हो ही नहीं सकते। जब भारतवर्ष गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने भारत पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, लाठी के बल पे, तलवार के बल पे, बंदूक के बल पे, तो गांधी जी, सुभाष बाबू, भगत सिंह, हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे, तो उनके नजर में वो ठीक नहीं थे। अंग्रेजों के नजर में तरह तरह के उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, भाई आप राजनीतिक बंदी बनाना, उनके ऊपर अत्याचार करना। लेकिन क्या ये नैतिक दृष्टि से भी गलत है? क्या अपने देश की आजादी के लिए लड़ना नैतिक दृष्टि से गलत है? ठीक है, उस समय की सरकार गलत मानती थी क्योंकि वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो राजनीतिक कर्तव्य अलग है, नैतिक कर्तव्य अलग है। उसमें राजनीतिक दृष्टि से तो उनके ऊपर तरह तरह के दंडित किए जा रहे थे, लेकिन क्या नैतिक दृष्टिकोण? आज पूरा भारत उन्हें पूजता है, पूरा भारत उनका सम्मान करता है, जगह जगह उनकी मूर्तियां बनाई जा रही, महापुरुष हैं वो हमारे, उनकी पूजा हो रही है। तो राजनीतिक कर्तव्य अलग है और नैतिक, भले उसमें राजनीतिक कर्तव्य उनका ठीक न रहा हो अंग्रेजों के देखने में, हमारे देखने में तो ठीक है, बहुत महान है, भारतीयों के लिए तो महान रहे। लेकिन अंग्रेज उनके ऊपर राजनीतिक तरह तरह से अत्याचार करते थे, राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन क्या नैतिक दृष्टिकोण से? नैतिक दृष्टिकोण से भारत की जनता उन्हें नैतिक समर्थन करती थी, और आज भी और कल भी वो हमारे महापुरुष रहे। इस नाते नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य एक नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लिए घातक, ये आदर्शवाद की विचारधारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लिए घातक है, संपूर्ण मानवता के लिए घातक है, विश्व बंधुत्व के लिए घातक है। क्योंकि हर राज्य सर्वोच्च है, निरंकुश है, कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, राज्य को व्यक्ति का विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो इससे तो हर राज्य शक्तिशाली बनेगा, अपनी शक्ति बढ़ाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों को मानेगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को मानेगा नहीं, हमेशा दुनिया में युद्ध के बादल मंडराएंगे, युद्ध का माहौल बनेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लिए ठीक नहीं है। अगली आलोचना है कि राज्य नैतिकता से उच्च नहीं, राज्य सामान्य इच्छा ठीक नहीं। राज्य नैतिकता से उच्च नहीं, राज्य नैतिकता से उच्च पैमाना है, ये ठीक नहीं है कि राज्य जो कहे वही नैतिक है। तो राज्य कुछ भी कहेगा, राज्य व्यक्ति के आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप करेगा, अंतःकरण को प्रभावित करेगा, तरह तरह के कानून बना के प्रभावित करेगा। नैतिकता व्यक्ति का अंतःकरण की चीज है, और राज्य का संबंध व्यक्ति के बाह्य जीवन से है, कानून का संबंध व्यक्ति के बाह्य जीवन से है। हाँ, राज्य नैतिकता को बेहतर करने का कुछ उपाय कर सकता है, लेकिन राज्य नैतिकता को निर्धारित करे, राज्य जो कहे वही सही है, राज्य जो कहे वही उचित है, ये ठीक नहीं है। इसे तो व्यक्ति के आंतरिक जीवन में राज्य हस्तक्षेप करेगा, उसको नैतिक विकृति करेगा, अपनी चीजें नैतिकता के नाम पे थोपेगा, ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज की सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा सभी की इच्छाओं का, आदर्श इच्छाओं का योग, ये बड़ा कहना कठिन है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। सामान्य इच्छा के नाम पे तरह तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं। सामान्य इच्छा के नाम पे राज्य निरंकुश व्यवहार करेगा, करता रहा है, किया है। इच्छाओं का योग है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो सामान्य इच्छा का भी सिद्धांत ठीक नहीं है। और अंत में यह एक अनुदारवादी विचारधारा है, अंदरवादी, कंजर्वेटिव व्यू, कंजर्वेटिव थॉट। प्लेटो ने निरंकुश राजा का समर्थन किया, निरंकुश राजा। अरस्तु ने दासता का समर्थन किया, ग्रीन ने पूंजीपतियों का समर्थन किया,
निश्चित रूप से यह एक निरंकुश विचारधारा ये का समर्थन करती है, पूंजीपतियों का समर्थन करती है, दासता का समर्थन करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह एक कंजर्वेटिव, एक पुरातनपंथी, एक संकीर्ण सोच की विचारधारा है। अंत में निष्कर्ष, महत्व यह है कि आदर्शवाद ने राजनीति और नैतिकता और नीति शास्त्र के संबंध को महत्वपूर्ण किया। अच्छी बात है, राजनीति में नीति शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। गांधी जी ने इसे बहुत जोर दिया, ग्रीन ने इसे बहुत काम किया। अच्छी बात है कि राजनीति में और नैतिकता का संबंध, राजनीति और नीति शास्त्र के संबंध गहरे होने चाहिए, उनका एक दूसरे से बहुत जुड़ा होना अच्छा है। ये अच्छी बात है, इस सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा कि इसने आंगिक एकता का सिद्धांत मजबूत किया कि मनुष्य राज्य का एक अंग है, इसे विरोध ना हो, झगड़े ना हो, संघर्ष ना हो और व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्धारण करके राज्य के प्रति समर्पित होकर के अपने आप को पूर्णता प्राप्त करे। आज आवश्यकता है कि मनुष्य अधिक से अधिक अपना सर्वोत्तम विकास राज्य में ही कर सकता है। वह राज्य के कानूनों को माने, राज्य को अपना एक अंग माने, अपना उच्चतम स्थिति माने, अपने आप को राज्य का एक अंग माने। एक आंगिक एकता का सिद्धांत, सावयव एकता का सिद्धांत आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत ने देशभक्ति की भावना का विकास किया, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया, यह भी बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज है, देशभक्ति बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते हम दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, उदार रूप में इसे स्वीकार करें, अपने राष्ट्र के कानूनों से, नियमों से हम लगाव रखें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो अच्छे रूप में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बहुत ही अच्छी चीज है। इस विचारधारा ने इस सिद्धांत को बल दिया, मजबूत किया। इस सिद्धांत ने एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया कि मनुष्य का कल्याण से भौतिक संतुष्ट नहीं, भौतिक कल्याण ही नहीं बल्कि नैतिक कल्याण भी आवश्यक है। अच्छी बात है। वास्तव में मनुष्य का जो विकास है सिर्फ भौतिक उन्नति तक ही नहीं होना चाहिए, उसकी चेतना का विकास, अंतःकरण का